गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हालांकि आपको चीज़ें याद हैं कि अपन ने कंडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, कंडक्शन पार्ट में कल मतलब लास्ट क्लास में अपन ने रेजिस्टेंस वगैरह देख लिया था। ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस वगैरह ये वाले सारे टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन एक तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है ये देखने वाले हैं, कोलरोस लॉ देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर सेल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और सेल पार्ट में अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो ये सारा कुछ मुद्दा रहेगा अपना आज के लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्चुअली होता क्या है, इस चीज को समझो। ठीक है, इस चीज को समझो कि आखिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता क्या है। तो देखिए, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट को आपने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे मान लीजिए ये कोई इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिक्विड भर रखा है। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, NaCl को आप दिल पे ले लोगे, Ab लेते हैं, Ab एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि Ab को जैसे ही पानी में डालोगे ये Ab प्लस और B माइनस, A प्लस मतलब B माइनस, ठीक है, इसमें डिसोशिएट हो जाएगा। अब इसमें डिसोशिएट हो गया, लेट्स सपोज कि हमने इसके 100 मोल्स लिए थे। कितने मोल लिए थे? 100 मोल लिए थे। और इसमें जो डिसोशिएट हुए हैं अभी सिर्फ 10 मोल जो है वो डिसोशिएट हुए हैं। कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं? 10 मोल डिसोशिएट एट इनिशियल। ठीक है, इनिशियली इसके कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं? 10 मोल। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हो तो अभी कितने मोल डिसोशिएट है? 10। और ज्यादा थोड़ा सा और वाटर ऐड कर दिया या और जो है सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो ये 10 से कितना हो गया? 20 हो गया। 20 से कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, और 50 से ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो गया? 90 हो गया। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, मतलब क्या किया आपने? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 ml वाटर, मतलब जैसे आपने यहाँ पे 10 मोल लिए हुए हैं, तो लेट सपोज यहाँ पे आपने 100 ml का सॉल्यूशन ले रखा था। फिर उस 100 ml को यहाँ पे आपने वॉल्यूम कितना ले रखा था? लेट सपोज 10 मोल डिसोशिएट हुए 100 ml के अंदर। फिर आपने यहाँ पे 1000 ml कर दिया, यानी कि 1 लीटर कर दिया। तो 1 लीटर जैसे ही सॉल्यूशन किया, यानी कि 900 ml आपने वाटर ऐड किया है, तो 10 मोल से कितने? 20 मोल डिसोशिएट हो गए। फिर 1000 ml से आपने कर दिए 10,000 ml। ठीक है, यानी कि 10 लीटर कर दिया, तो कितने हो गया? 50 मोल डिसोशिएट हो गए। फिर यहाँ पे 10,000 ml से आपने मान लीजिए 1 लाख ml कर दिया, यानी कि 100 लीटर कर देते हैं। ठीक है, कितने, सॉरी 10 लीटर कितने हो गए? हाँ 10 लीटर। 10 लीटर कर दिया, ये यूं मान लो 100 लीटर कर दिया। ठीक है, 100 लीटर करने पे 90 मोल्स डिसोशिएट हो गए। कितने? 90 मोल। अब इसके बाद आप कितना ही वाटर ऐड करते जाओ, चाहे इस सॉल्यूशन को उठा के आप मान लो स्विमिंग पूल में डाल दो या फिर मान लो इनफाइनाइट वाटर के अंदर डाल दो, तो भी 90 मोल्स ही डिसोशिएट रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब इससे ज्यादा आप जितना भी वाटर इसके अंदर ऐड करोगे 90 मोल से ज्यादा डिसोसिएशन होगा ही नहीं। तो यानी कि ये क्या हो गया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर हमें AB जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, AB जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये, ठीक है, 100 में से 90 मोल डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है,
तो ये होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, जबकि जब आपने वो इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट सॉल्वेंट के अंदर डाल चुके हो। ठीक है, अब जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो आपको क्या चीज ऑब्जर्व होती है, तो वो चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है वो चीज समझ गए। अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होता क्या है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि जैसे अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा हो, क्या है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ठीक है, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, तो आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो यहीं पे 100 ml में ही कंप्लीट एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, ठीक है, इफ AB इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन इट डिसोशिएट 100% इनिशियली, वो इनिशियली ही 100% डिसोशिएट हो चुका होगा। ये जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ये हो रहा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए ऑब्जर्व हो रहा है ये, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा कि जब मान लो आपने 100 ml लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे 90 मोल भी डिसोशिएट नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम जो है 8 से 10% या 5 से 6% ही डिसोशिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी इतना डिसोशिएट होता ही नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कभी भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स which cannot dissociate 100%, यानी कि जिनका अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 1 नहीं होता। ठीक है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 1 नहीं होता, लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर चीज समझो, यहाँ पर एक चीज देखो, ठीक है, डी बाय हक्कल रूल, ये ऑनसेंगर इक्वेशन है। ये ऑनसेंगर इक्वेशन होती है, ये जो आपको ध्यान रखनी है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। होती क्या है इक्वेशन, लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी, ये होती है इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और यहां पर ये लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर चुके हो उस दौरान जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो चीज है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, बी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बी क्या है, एक कांस्टेंट, और सी इज कंसंट्रेशन, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एज इट इज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझो। मोलर कंडक्टेंस में अभी मैंने बात करी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो है वो 1 के बराबर नहीं होता, यानी कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ये चीज देखिए, ये यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, और डैश डैश लाइन अगर आप शो करोगे तो यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या है ये, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वहीं हम यहां पर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ध्यान दीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि आप जानते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं होता तो इसका कर्व देखिए किस तरीके से आ रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व है। ठीक है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व है। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे कंडक्टेंस स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या है, स्टॉप हो चुकी है। आप कभी भी इस लाइन को टच नहीं होगा। ठीक है, वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं होगा, यानी कि आप मैक्सिमम कंडक्टेंस जो है कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी 100% आयनाइज ही नहीं हुआ। अब जो 100% आयनाइज ही नहीं हो रहा तो उसमें मैक्सिमम कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। मैक्सिमम कंडक्टेंस क्या होगा कि जितना भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जितना भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो गया। क्या हुआ, 100% आयनाइज हो गया। 100% आयनाइज होने के बाद जब आपने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया तो आप मैक्सिमम कंडक्टेंस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% आयनाइज ही नहीं हो रहा। ठीक है, 100% आयनाइज ही नहीं हो रहा तो उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस भी हम नहीं बता सकते कितनी होगी। ठीक है, हाँ एक टाइम के बाद कांस्टेंट जरूर आ जाएगी, लेकिन वो कांस्टेंट 100% नहीं है, क्योंकि जितना मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उतना तो कंप्लीटली आयनाइज ही नहीं हुआ, उतने तो आयंस ही नहीं बन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी। ये ग्राफ किसके बीच में है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, वो डी बाय हक्कल इक्वेशन के, डी बाय हक्कल इक्वेशन से ही है। ठीक है, यहाँ पर ये y है, ठीक है, ये mx, ठीक है, और ये c। तो देखिए कंडक्टेंस, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऑन एक्स्ट्राप्लोटेशन, जैसे ही एक्स्ट्राप्लोटेशन किया, दिस लाइन टचेस लैम्डा एम, इस लैम्डा एम की एक्सिस को ये टच कर रही, देयरफॉर लैम्डा इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी ये हम देख सकते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द स्लोप ऑफ कर्व इज नॉट कांस्टेंट, सो इट कैन नॉट बी एक्स्ट्राप्लोटेड टू ऑब्टेन लैम्डा इनफाइनाइट। ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चेंज होता जा रहा है, देखो ये हल्का मुड़ गया यहाँ पे तुरंत, तो हम एक्स्ट्राप्लोटेशन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो अगर एक्स्ट्राप्लोटेशन नहीं कर सकते तो मैक्सिमम कंडक्टेंस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलरॉज लॉ। कॉलरॉज लॉ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब कॉलरॉज लॉ सीधा सीधा कहता क्या है, कॉलरॉज लॉ सीधा सीधा ये कहता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन इनफाइनाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर चुके होते हैं तो उसका कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स होता है, कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। क्या होता है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है, और उसकी वजह से उस दौरान जो कंडक्टेंस शो हो रही होती है वो इंडिपेंडेंटली कैटायन और एनायन की वजह से शो हो रही होती है। कोई रेजिस्टेंस, जो अट्रैक्शन फोर्स वाला रेजिस्टेंस है वो नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, हर एक आयन अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए अब मैंने ए बी को इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, ए बी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही मैंने आयनाइज किया ए प्लस एंड बी माइनस में, तो जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मुझे ऑब्जर्व हो रही होगी वो कैटायन ए और कैटायन बी की वजह से।
ठीक है, तो मैं इंडिपेंडेंटली उनको क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते वक्त करने के बाद इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं बचता। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं बचता। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट टू लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो भी कैटायन और एनायन है उनको इंडिपेंडेंटली क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि ये इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे जो कंडक्टिविटी आ रही है वो है। ठीक है, C माने कैटायन, A मतलब एनायन। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये रहा, अगर मान लो स्टाइक्योमेट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर स्टाइक्योमेट्री इन्वॉल्व है तो किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देख लो। जैसे AXBY दे रखा है। ठीक है, AXBY को अगर आप आयनाइज करोगे, ऑब्वियसली बात है किस तरीके से आयनाइज करते हो, देखो मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पर। AXBY को जब आप आयनाइज करते हो तो ऑब्वियसली बात है AX प्लस Y B माइनस X, इसी तरीके से आयनाइज करोगे। अब इस तरीके से आयनाइज करने के बाद जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए। X ये रहा, देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं जैसे AXBY। ठीक है, इसको जैसे ही हम डिसोशिएट करेंगे ये हो जाएगा AX प्लस Y B माइनस X। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा X इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A, ठीक है, प्लस Y मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, B एनायन है, A कैटायन है। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वहीं अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में फर्क है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में होगा 1/y लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन, ठीक है, प्लस 1/x इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये होता है। चलिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है तो वो चीज देखते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा काम आती है अपनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखने के लिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू देखने में सबसे ज्यादा काम आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो ऊपर इनफाइनाइट लगा हुआ है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखी जा रही है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पर देखी जा रही है। ठीक है, और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना है अल्फा कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, और बाकी ये चीज तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम कह लो या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम कह लो, वहां पर देखी हुई है। ठीक है, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, Ka क्या है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
ठीक है। सी कंसंट्रेशन है, अल्फा जो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, अल्फा जो है वो लेस देन अगर 5% है तो आप यहाँ पे अल्फा को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने में काम आता है। सॉल्युबिलिटी याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ी है सॉल्युबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, KSPN सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो लेस सॉल्युबल होते हैं ऐसे सॉल्ट, ठीक है, वो ऐसे सॉल्ट के लिए देखे जाते हैं जो लेस सॉल्युबल होते हैं। तो देखो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मींस सॉल्ट विथ very less solubility. Saturated solution of sparingly soluble salt can be considered as infinitely diluted solution. ठीक है, तो लैम्डा एम जो है ये अपन ने पढ़ाई है, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम मोलरिटी को किसके बराबर लेके चलते हैं, मोलरिटी को ही सॉल्युबिलिटी के बराबर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। ध्यान दियो, इनफाइनाइट के टाइम पे सॉल्युबिलिटी लेनी है। ठीक है, इनफाइनाइट के टाइम पे ही लेनी है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी आप चेक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जितना भी मैक्सिमम सॉल्यूट वहां पर घुल सकता है वो आप घोल चुके हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास के अंदर अगर आप 2 चम्मच शुगर घोल सकते हो मैक्सिममली, तो यानी कि वो 2 चम्मच अगर आप घोल चुके हो तो उसके बाद जब आप उसकी कंडक्टेंस देख रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन के टाइम पे देख रहे हो तो मोलरिटी पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलरिटी एसिडिक एसिड एंड 0.015 मोलरिटी NaOH आर मिक्स्ड। यानी कि एसिडिक एसिड में मिक्स किया है, ठीक है, उसके साथ बेस मिक्स किया है। तो एसिड और बेस मिक्स करोगे, एसिड और बेस मिक्स करोगे तो क्या बनता है, ऑब्वियसली सॉल्ट बनता है। क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है 0.015 और इसकी कितनी है 0.15। ठीक है, चलिए, ठीक है, 0.015 एंड 0.015। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 0.015। ठीक है, इतना बनेगा। What would be the molar conductivity of mixture if conductivity of sodium acetate is, ठीक है, कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा आपको गिवन है यहाँ पर सोडियम एसिटेट का। ठीक है, सोडियम एसिटेट का क्या दिया हुआ है आपको, कप्पा दिया हुआ है जो कि है 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो यहाँ पर ये जो लिए हैं आपने, लेट सपोज आपने इसको मोल्स ले लिया है। ठीक है भाई, मोल्स के बराबर, यानी कि आपने ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1 लीटर लिया होगा तभी तो इतने मोल्स आए, और इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर लिया होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मोलरिटी ऑफ सोडियम एसिटेट कितनी हो जाएगी, मोल्स कितने हैं 0.15। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर, तो ये कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है, कप्पा की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि है 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी है 0.015 इंटू 2। तो ये तो गया, ये यहाँ पर ये भी गया, एक 10⁻⁻1 बच रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 6.3 इंटू 0.2। ठीक है, 0.15, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। चलिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
एक क्वेश्चन और है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन ब्यूटारिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है भाई, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? ठीक है, एसिड है तो Ka है जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 380 इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा भी दिया हुआ है, तो कप्पा है इसका, सॉरी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द 0.1 यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो पूछा है, और मोलरिटी दी हुई है 0.01। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि देखो, ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, कप्पा पूछा है हमसे, कप्पा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है, लेकिन हमें तो दी हुई है क्या, एम इनफाइनाइट। ठीक है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लैम्डा एम निकालना है। तो अल्फा बराबर होता है, अब देखो लैम्डा एम चाहिए, लैम्डा एम मेरे पास है नहीं, तो मुझे पता है कि अल्फा निकालने के लिए मुझे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट चाहिए। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट तो है मेरे पास, अल्फा नहीं है। अब अल्फा नहीं है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट से आएगा, के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 0.01 बराबर हो रहा है अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये -3। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर अल्फा। ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा, ये हो गया, अल्फा आ गया अपने पास। अब अल्फा आ गया तो लैम्डा एम भी आ जाएगा। लैम्डा एम किस तरीके से आएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू इनफाइनाइट कितना है 380 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ये कितना है 6 और 5 8 4 32, 12 13 14 15 52 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना गया -5। ये आ गया आपका क्या, अल्फा। ठीक है, अब अल्फा आ गया, सॉरी लैम्डा एम आ गया, अल्फा तो आ चुका था, लैम्डा एम आ गया आपका, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आ चुकी है, तो लैम्डा एम, और हमसे पूछा है कप्पा। ठीक है, तो अब लैम्डा एम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 152 इंटू 10 की पावर -5 बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा 152 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1000 इक्वल्स टू कप्पा, तो ये आ जाएगा 152 इंटू 10 की पावर 10 माइनस का, तो यानी कि हो जाएगा 1.52 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो आंसर क्या जा रहा है, आंसर तो नन जा रहा है यहाँ पर, तो क्या आंसर नन है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag3PO4। कंडक्टिविटी कप्पा होती है भाई, कंडक्टेंस नहीं। तो कंडक्टिविटी ऑफ Ag3PO4 दे रखा है हमें 9 इंटू 10 की पावर -6 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है हमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है 1.50 इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो केएसपी क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका केएसपी क्या होगा,
तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हमसे पूछा है KSP, ठीक है। अब Ag3PO4 का, मेरी बात ध्यान से सुनिए। Ag3PO4 को जैसे ही आप आयनाइज करोगे क्या बनेगा, 3Ag प्लस एंड PO4 3 माइनस, ठीक है। तो यानी कि 3s का क्यूब और s, तो यानी कि 27s की पावर 4, ये आ गया आपका KSP। अब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए जैसा अभी हमने देखा था कि लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर कप्पा हमें क्या दे रखा है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर है इसलिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इससे नहीं करेंगे, 10 की पावर माइनस 3 से करेंगे, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी हमें पता करनी है। लैम्बडा इक्विवेलेंट हमें दे रखा है जो कि है कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। कितनी आ गई सॉल्युबिलिटी, 10 की पावर माइनस 5। अब यहाँ पर s की वैल्यू आ चुकी है, इसमें पुट कर दो तो 27 इंटू s कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, सेल वाला पार्ट। अब सेल वाले पार्ट के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस दौरान जो पोटेंशियल जनरेट होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन के लिए पोटेंशियल रिक्वायर होता है वो अपने लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यानी कि उस मेटल की ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E लिखा होगा। अगर ये ऊपर 0 लगा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट। M और M से अगर वो प्लस n हो रहा है, M से प्लस n हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके लिए जो भी वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए x वोल्ट, यानी कि या फिर कोई भी वोल्ट, जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट दे रखा है या 0.10 वोल्ट दे रखा है, तो यानी कि इस मेटल के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.10 वोल्ट है, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव में भी दी हुई हो सकती है, नेगेटिव भी दी हुई हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी, मतलब ये टेंडेंसी बता रहा है कि ये मेटल कितना ऑक्सीडाइज हो सक रहा है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा मेटल है, ठीक है, कोई दूसरा मेटल है जैसे ये है, और उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो मान लीजिए -0.15 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.10, और इसका क्या है, -0.15, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो यानी कि इस मेटल की, ये मेटल डैश ले लेते हैं, तो मेटल डैश की ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी जो है वो कम है एज कंपेयर टू मेटल M से, ठीक है। तो ये है। अब पोटेंशियल की कहानी समझ में आ गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करती है, पहली चीज तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने कंसंट्रेशन लिया है सॉल्यूशन का, ठीक है, इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज
नेचर ऑफ मेटल, हर मेटल का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह लो या रिडक्शन पोटेंशियल कह लो, दोनों अलग अलग होता है, हर मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर भी ये सिचुएशन डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ये कहानी डिपेंड करती है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया कि किसी भी मेटल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेता हूँ, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपने याद भी कर रखा होगा, सबसे ज़्यादा यूज होता है 0.76 वोल्ट है, ठीक है। या फिर हम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, तो कॉपर का देखो, कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यू आई कहाँ से, ये वैल्यू किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो होगी ना भाई। ये 0.76 वोल्ट है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो किसके रिस्पेक्ट में, किससे कंपेयर किया है कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है, ठीक है। किसी से तो कंपेयर किया होगा ना भाई, 0.7 वोल्ट हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में देना पड़ रहा है, तो जिसके कंपैरिजन में देना पड़ रहा है वही है अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वैसे हम हाइड्रोजन को लेके चलते हैं, ठीक है। किसको लेके चलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी किसी का हमने 0 लिया होगा तभी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी। अगर इन दोनों का लेके चलेंगे, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अलग आएगा, वो अभी अब कैलकुलेट करना सीखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो है जो हमने रेफरेंस के लिए लिया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, क्या इसकी सिचुएशन थी, क्या किस तरीके से देखा गया, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है। उस बीकर के अंदर हमने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया। अब उस यहाँ पे क्या ले रखा है अपन ने, एक मोलरिटी HCl ले रखा है, क्या ले रखा, एक मोलरिटी HCl ले रखा है, HCl सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ अरेंजमेंट किया है, वो अरेंजमेंट क्या किया है देखो, यहाँ पर हमने ली है एक प्लेटिनम की फॉइल, प्लेटिनम फॉइल, ठीक है। ये प्लेटिनम इसलिए ली है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है, इसलिए ली है और कोई रीजन नहीं है इसको। और यहाँ पर हमने ले लिया है एक बीकर, ठीक है, इस तरीके से, और ये प्लेटिनम फॉइल को हमने इससे कनेक्ट कर रखा है, इस बीकर से, ठीक है। और यहाँ से हम हाई प्रेशर से H2 गैस इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से H2 गैस इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन हमने ले रखी है। अब इस दौरान हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बबल्स, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बबल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ पर हमें क्या चीज ऑब्जर्व होगी कि H2 जो है, H2 गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर 2H+ आयंस बना रही होगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 2H+ आयंस बना रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयंस हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो जब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये बिहेव कर रहा है लाइक कैथोड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड।
और ड्यूरिंग दिस कंडीशन हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल लेकर चल रहे हैं, हम पोटेंशियल किसका लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेकर चलते हैं वो 0 वोल्ट लेके चलते हैं। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। और वहीं अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल भी हम कितना लेके चलते हैं? 0 वोल्ट। तो यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो दोनों ही क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो ये हो गया हाइड्रोजन SHE इलेक्ट्रोड, बस इतनी सी कहानी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जब हम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने को जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिंक का मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया है, जिंक के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है और जिंक के साथ कनेक्ट करके हमने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर किया है। ठीक है, तो इसी को मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा जब हम जैसे हमने जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, ठीक है, तो जिंक का ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, ये किस तरीके से आया है, तो इसमें हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है ये मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। अभी मेरा काम था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में को समझाना था, जो कि ये होता है। ठीक है, वो अपन ने समझ लिया है। और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें हम ये जो रिड्यूसिंग पावर है, ऑक्सीडेशन पावर है, ये जैसे ये जो अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये चीज़ हमें बता क्या रही है, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर के बारे में पता चलता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने कंपेयर करके बताया था आपको, ठीक है, दो मेटल्स के बीच में कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है अगर, तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, देखो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को समझो। देखो अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब सामने वाले को अगर वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है। अब खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तभी तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, यानी कि खुद की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और खुद अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि खुद का तो वो रिडक्शन कर रहा है, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, यानी कि वो सामने वाले का रिड्यूसिंग करने की ताकत रखता है, सामने वाले का क्या करता है? रिडक्शन करता है, यानी कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा देता है। अब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहा है, यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तभी तो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि खुद की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। खुद की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? और ये SRP क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आप जानते हो मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। तो इनका जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, मेटल्स हैव ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, तो यानी कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। लिथियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिथियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है,
और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि खुद की रिडक्शन पावर ज़्यादा है, खुद की क्या ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो रिएक्टिव होता है वो F2 होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, F2 आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है, FF बॉन्ड के बीच में जो लोन पे रिपल्शन होता है, ठीक है, वो लोन पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। फ्लोरीनेशन ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है कि हाईली एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। आयोडीनेशन में आपने देखा होगा वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, नाम के लिए बस फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अलग कर रखी है, सारी चीज़ें एक ही साथ समझ सकते हो आप, इंटरलिंक्ड हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सॉल्यूशन। रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जैसे कॉपर को यहाँ पर कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर देखो, सॉरी, सिल्वर को यहाँ पे कौन रिप्लेस कर रहा है, कॉपर, क्योंकि आप जानते हो कि सिल्वर जो है, सिल्वर और गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो नेचुरल फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। जो कम रिएक्टिव है वो नॉर्मल फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ठीक है। और जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे देखो, और मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी शो करता है, तो कॉपर और सिल्वर में किसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, सिल्वर तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, कॉपर की ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, सिल्वर नॉर्मल फॉर्म में रहना पसंद करेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरीके से की हुई है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अब अपन गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, मतलब आगे के कॉन्सेप्ट में यूज़ करूंगा, तो अच्छे से समझ के और अच्छे से देख के आना, ठीक है। और अगर आपको नीड्स एंड नोटेड की PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या PYQ सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं और ये सब देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।